नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बहुत सारे लोग वजीर आजम इमरान खान साहब के मुंह से वो 3 लफ्ज सुनना चाह रहे हैं। वो 3 लफ्ज, तो वो 3 लफ्ज वो कह नहीं रहे। कह रहे मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मेरे पास मिसाल तो बड़ी बेहतरीन थी, लेकिन टीवी पर मैं वो कह नहीं सकता, वरना फिर मैं बैन हो जाऊंगा। लेकिन बात यह है कि कर तो सब कुछ दिया, बस वो 3 लफ्ज नहीं कहे। और मेरी डिक्शनरी के अंदर वो 3 लफ्ज हैं, आई लव यू, यानी कहा नहीं, कर सब कुछ दिया। यह जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मुख्तसर पस मंजर पेश करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो 1-2 मिनट ही होंगे पस मंजर पेश करने के लिए। आज मैं मुखातिब जनाब वजीर आजम इमरान खान से नहीं हूं। आज मैं मुखातिब हूं नवाज शरीफ साहब से, जो अभी आराम कर रहे होंगे, लेकिन टीवी उन्होंने लगाया हुआ होगा और अब तक चैनल वो देख रहे होंगे। तो उसी तवज्जुह से मैं नवाज शरीफ साहब आपसे बात करना चाहता हूं। प्रॉब्लम पता क्या थी? प्रॉब्लम था आपका ओवर कॉन्फिडेंस। और आप भी मौजूदा हुकूमत और हमारे प्यारे मौजूदा वजीर आजम की तरह अपने इनर सर्कल और किचन कैबिनेट की बातों में आ रहे थे। आपको जिसने जो कहा आप मान गए। नवाज शरीफ साहब, ये जितने लोगों ने आपको फंसाया है ना, ये वही हैं जो उचक उचक के भी बोल रहे हैं, और अब आप मजबूर हैं। अल्लाह आपको सेहत दे। लेकिन सर, मसला पता क्या है? ये जो साथ के खुशामदी होते हैं ना सर, ये वाह 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 करते रहते हैं। और अब आप खुद समझ गए होंगे कि ये वाह वाह करने वाले तो खुद ब खुद गायब हो गए। जिनका आपसे खून का रिश्ता था, वो बेचारे आप ही की तरह सजा भुगतते फिर रहे हैं। और आज फिर आपको वही, चाहे आप एनआरओ मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे, आप रिलीफ और रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। जरदारी साहब का भी प्रॉब्लम क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस। प्रॉब्लम क्या थी कि जब उनके करीबी लोगों को छापे डाल के पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो वो इस चीज को तब समझे नहीं कि सियासी तौर पर वो इतने मजबूत नहीं हैं, न ही वो सीसा पिलाई की दीवार हैं, और जमहूरियत की ढाल को सामने रखकर वो बच नहीं पाएंगे। उन्हें बना के रखनी पड़ेगी। लेकिन वो भी अपनी सियासी कुव्वत को ओवर एस्टिमेट कर गए। जरदारी साहब तो देखते ही हैं प्रोग्राम, पसंद भी करते हैं, उन तक लोग पहुंचाते भी हैं। तो बात यह कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ओवर कॉन्फिडेंस आपका प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से आज आप ये तकलीफें झेल रहे हैं और आप रिलीफ और रिलैक्सेशन मांग रहे हैं हुकूमत से। अदलिया से तो जो सिलसिला है आपका, उसको अलहदा रख देते हैं, क्योंकि मैं उस मामले में बात नहीं करूंगा। क्या इमरान खान साहब माशी एनआरओ दे रहे हैं? कह नहीं रहे, लेकिन क्या वो दे रहे? बात यह है कि महंगाई का बोझ, मेरे प्यारे वजीर आज़म, मैं नहीं वो उसकी तरह, मंसूर की तरह नहीं हूं कि वो जिस तरह उसके दिल के अंदर आपके खिलाफ एक नफरत है। मेरे दिल में तो आपके लिए मोहब्बत है। वो कप्तान आपको कहता है, दुश्मनी में कहता है वो। सॉरी मंसूर भाई, आप नाराज ना होइएगा। मंसूर अली खान साहब जो एंकर हैं, वो कहता है क्योंकि उसके दिल में कोई बुग़्ज़ है आपके खिलाफ। मुझे तो आपसे मोहब्बत है। मैं जब भी आपको वजीर आज़म कहता हूं, दिल से कहता हूं। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि सर, अवाम के जहन में यह परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि माशी एनआरओ हो गया। वो लोग जो कि असर रसूख रखने वाले बाइख्तियार लोग हैं, वो मजे नहीं लाइफ और अवाम ख्वार। आटे की कीमत, मैंने बोला बर्गर पप्पू, उनको समझ नहीं आई, लेकिन बाद में आपको पता है आटे की कीमत भी बढ़ गई, रोटी की भी बढ़ गई। खैर, मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं और मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा इसी मौजू पे। जनाब इश्तियाक बेग साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं PMLN बिजनेस फोरम के, और जनाब शौकत बसरा साहब जो कि स्पोक्समैन भी हैं हुकूमत पंजाब के। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बड़े फायर ब्रांड रहनुमा हैं, यानी बड़ा अच्छा बोलते हैं। तो गुफ्तगू का आगाज शौकत बसरा साहब मैं आपसे करता हूं, और आप क्लेरिफाई करें पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बात यह है कि सर आपको पता होगा कि आटे की कीमत बढ़ गई, उसकी वजह से नान भाई तक तंग हो गए, और नान भाई सारा का सारा बोझ हम पे डालेंगे, वो अपने पास चार्जेस नहीं रखेंगे। बात यह कि अवाम के दिल में यह परसेप्शन आ रहा है कि रिलैक्स और रिलीफ उन लोगों को मिल रही है जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं। रिलैक्स और रिलीफ अवाम को नहीं मिल रही। टैक्स रिलीफ भी उन लोगों को मिल रही है जो मजे नहीं लाइफ, जो लोग पावर सेक्टर में मजे कर लिए, उनको रिलीफ मिल रही है। हमें रिलीफ क्यों नहीं मिल रही? इस परसेप्शन को दूर करें। जी शौकत बसरा साहब।
अली नासिर भाई शुक्रिया। मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही बात है कि जो हुकूमतें होती हैं उनका पहला अवलीन और आखिरी फर्ज ही होता है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, और हम गवर्नमेंट हैं, हम जवाबदेह हैं। पहली बात आपने एक मैं करेक्शन कर दूं, आपने कहा कि इमरान खान साहब अभी सो के उठे होंगे। देखिए मैं ये नहीं कि मैं तहरीक इंसाफ से हूँ, बिलीव कीजिएगा इतनी मेहनत उन्होंने गुज़श्ता 14 महीने से मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर को बरला आज तक मैंने तो करते नहीं देखा कि उनकी आज तक छुट्टी नहीं है, और सुबह 9 बजे से लेकर लेट आज वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपका प्रोग्राम तो वो अपने ऑफिस में देख रहे होंगे अगर टीवी लगा है उनके पास। तो अली भाई गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इकानमी के हवाले से, मैशत के हवाले से हमारी हुकूमत को चैलेंजेस हैं, महंगाई के इश्यूज हैं, और हमारे आप देख लीजिए कि दिन रात यही कोशिश है किसी ना किसी तरीके से 70 साल लगे हैं इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में, इसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने में। चूंकि जिन लोगों ने इस इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है खुद तो वो अरबपति और खरबपति बन गए हैं, मुल्क की इकोनॉमी का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, गरीब के पांव से जूता छीन लिया, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है। आप बतौर हुकूमत उन लोगों को रिलीफ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये बता दें आप बतौर हुकूमत। अदलिया का मामला नहीं उठा, मेरे सिर्फ एक फिक्र कह लेने दीजिएगा जी, एक फिक्र कह लेने दीजिएगा। देखिए इसके बावजूद कि ये धरने चल रहे हैं, अनसर्टेनिटी है, आपको पता है कि जो कारोबारी कम्युनिटी है, जो इकोनॉमी है, बड़ी रिलेटेड है उनके साथ कि मुल्क के अंदर सियासी स्टेबिलिटी होनी चाहिए इन इश्यूज को ऊपर लेके जाने के लिए। तो इसके बावजूद स्टॉक एक्सचेंज बेहतर जा रही है। मिर्जा साहब आपको बताएंगे, मेरे भाई हैं, नून लीग से हैं लेकिन कारोबारी आदमी है। जो फैक्ट्स हैं वो ये है, एक्सपोर्ट्स अच्छी बढ़ रही हैं, इंडिकेटर्स 28 पर दर्जा हम ऊपर गए हैं, इंपोर्ट कम हो रही हैं। अब आपने कहा कि आपके क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। देखिए पहली बात तो आपने जो कही नान बाई वाली कि नान ऊपर जा रहा है या रोटी ऊपर जा रही है, पहली बात तो ये काम है सिंध गवर्नमेंट का, इसको फौरी तौर पर देखें। ये सब्जेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है कि अगर एक जो रेट मुकर्रर हुआ है रोटी का उससे ऊपर क्यों जा रही है वो, क्योंकि हमारे इधर पंजाब में या केपी में जो भी, क्योंकि ये काम फेडरल का नहीं है, ये सूबाई हुकूमतों का है। दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, हमने एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया है, हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत सारा फंड ज्यादा डाला है। कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसी चीजें जिसमें जो नौजवानों के लिए आसान शराइत पे कर्जे हैं, इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जो फौरी तौर पर किसी ना किसी तरीके से ये जो लोग महंगाई की वजह से परेशान है, ये हम जब तक चीजों को स्टेबल नहीं कर लेते हैं, नासिर भाई, अली भाई आपको भी पता है इस बात का कि अगर आप हमें जिम्मेदार कहें कि क्या ये महंगाई, ये बेरोजगारी के जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है, तो मेरे भाई 14 महीने में, अगर 70 साल में आप कहते हैं कि गंद 14 महीने में साफ कर दे, 70 साल की खराबियां 14 महीने में साफ कर दे, तो भाई वक्त लगेगा। पॉलिसी उसके ऊपर बन गई है, मामला चल रहे हैं, तो मुझे खुदा पे यकीन है कि नीयत साफ है। चोरी चुकारी का प्राइम मिनिस्टर जो है पूरा एक्शन ले रहे हैं, किसी बंदे को वो दिन रात हमारी माशी टीम काम कर रही है। तो इंशाल्लाह जो आपका कंसर्न है, हम समझते हैं कि आप आवाम की बात कर रहे हैं, आवाम की मुश्किलात का अंदाजा इस वक्त जितना प्राइम मिनिस्टर को और हमारी टीम को है, चूंकि हमने बातें की हैं। मैं आपकी जानिब दोबारा से आता हूं, मैं आपकी कंसर्न को समझ सकता हूं, आप अवामी सियासतदान हैं। आपने कहा बेग साहब भी आपके साथ इत्तेफाक करेंगे, तो मैं मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आप देखें अभी जो शौकत बसरा साहब ने बताया, आप एंडोर्स करें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर हो गई, इंपोर्ट जो है वो कम हो गई, इसके अलावा जो है वो KSC PSX की परफॉर्मेंस भी बेहतर है, इशारे भी अच्छे हैं, तिजारती खसारा भी कम हो गया। चलें इस बात पर आप मुबारकबाद दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे, और जो 70 साल आपकी सियासी जमात और दीगर सियासी पूछ लीजिएगा। जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच। जी मैं शुरू करूंगा जहां आपने इंट्रो में कहा था और आपने कॉन्फिडेंस की बात की थी। अली, कॉन्फिडेंस जब डेवलप होता है, जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब को कॉन्फिडेंस था तो उसकी कई वजूहत थी, इकॉनमी बूम कर रही थी और दुनिया भर की जो मईशत दान हैं और IMF और वर्ल्ड बैंक 2025 तक पाकिस्तान दुनिया की 25 बड़ी मईशतों में शामिल होगा। 5.8% GDP आई थी, इन्फ्लेशन जो था 5% था, इंटरेस्ट रेट जो था वो 6% था, और ये आपको पता है कंज्यूमर जो थे वो इतने ज़्यादा खुश थे, प्राइसेस कम थी। अब आपने सिर्फ एक रोटी का जिक्र किया है, नान बाई का जिक्र किया है। मैं कह रहा हूँ कि प्राइस सिर्फ रोटी के नहीं बढ़े हैं, प्राइस जो हैं गैस के भी बढ़े हैं, पेट्रोलियम के भी बढ़े हैं,
प्राइस जो है सीमेंट के भी बढ़े हैं, प्राइस जो है वो हर चीज़ के बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस जो हैं बढ़े। कोई मुझे, मेरे भाई शौकत साहब, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मुझे 2 चीज़ों का नाम ये बतला दें कि जिसके प्राइस कम हुए हैं। और अब लोग ये कहते हैं यार वो करप्ट जो थी हुकूमत नवाज शरीफ साहब की, वो ज़्यादा अच्छी थी, कम से कम लोगों को रिलीफ तो आपने प्रोवाइड कर रखा नहीं, था। और आप क्या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत करप्ट थी? सर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अब लोग यहां तक तंग आ गए हैं और दीवार से लग गए हैं वो कि तो वो करप्ट लोग जो थे वो ज्यादा अच्छे थे कि उन्होंने मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हुआ। वापस आते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। गाता भी है, ऐसा मैंने सुना है अवामी सर्कल्स के अंदर। भाई मैं इल्जाम तो नहीं लगा रहा, लेकिन बेग साहब ब्रेक पे जाने से पहले ये कह रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ गवर्नमेंट जो है वो करप्ट थी लेकिन इनसे बेहतर थी। भाई मेरी अपनी राय है, मेरे नजदीक तो करप्शन एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की आरा या इस तरह की गुफ्तगू हो रही है सर्कल्स में आवाम के, तो एक सवालिया निशान है। बेग साहब ऐसी डिस्कशन क्यों हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि यार करप्शन का दौर बेहतर था, कम से कम महंगाई नहीं थी? ये अली साहब सबसे बड़ी ये देखिए कि काम हो रहे थे, आप एक करप्शन का नारा लेके निकले हैं मगर पूरी मईशत को आपने डुबो दिया है। वो मईशत जो तरक्की कर रही थी आज 2.4% पे जीडीपी आ गई है। आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान की जीडीपी इस बार 2.4% से ज्यादा नहीं होगी और 2.4% जीडीपी जो है इसके ऊपर कोई 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कोई हुकूमत किसी को नहीं दे सकती। इंटरेस्ट रेट जो है वो 16% पे अली पहुंच गया है। आप मईशत को समझते हैं, मईशत का प्रोग्राम करते हैं, क्या 16% के ऊपर कोई नई इंडस्ट्री लग सकती है? क्या 16% पे कोई एक्सपेंशन हो सकता है? ऑफिशियल रेट नहीं है 16%, लेकिन बैंक से अगर लेने जाएंगे तो चार्जेस वगैरह थोड़े से होते हैं। नहीं सर देखिए 13.25% तो डिस्काउंट रेट स्टेट बैंक का है और डेफिनेटली 2% तो रखेगा बैंक जो है कम से कम, तो वही 15-16% के ऊपर अगर आपको लोन देता है तो उसके अंदर एक्सपेंशन भी नहीं हो सकती, नई इंडस्ट्री भी नहीं लग सकती। यही वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी अली साहब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि एमबीए जैसे लड़के जो हैं अपनी डिग्रियां हाथ में लेके इस वक्त घूम रहे हैं और उनको बेचारों को कोई जॉब्स जो है वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं मिल रही है। महंगाई का मैंने जो है वो आपको बतला दिया है, जीडीपी का मैंने आपको बतला दिया है, जो महंगाई हो गई है उसका जो है पिंच जो है। अब देखिए पहले तो ये था कि गरीब आदमी वो पिंच जो था वो महसूस करता था, मगर अब जो है वो मिडिल क्लास तबका जो है वो भी ये महसूस करने लगा है। और वो एक तबका जो मिडिल क्लास था अब वो जो है गुर्बत की सतह के ऊपर जो आ रहा है। आप ये कह देना कि अभी सिर्फ 14 महीने हुए हैं, 14 महीने में देखिए आपकी सिमत का पता लग जाता है, आपकी डायरेक्शन का पता लग जाता है, किस डायरेक्शन में आप टोटल लॉस्ट हैं। भाई आज आपको एक मैं खबर देना चाह रहा हूं जो ब्रेकिंग न्यूज होगी, हुकूमत पाकिस्तान ने आईएमएफ को ये राइट दे दिया है कि अब सॉवरन गारंटी भी आईएमएफ ने कह दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान सॉवरन गारंटी जो है वो भी इशू नहीं कर सकती। अभी रिसेंटली पाकिस्तान को बॉन्ड्स जो थे वो जारी करने थे, सुकूक बॉन्ड्स, और वो आईएमएफ ने पाकिस्तान को मना कर दिया। और हमने क्या किया है अली, आइसोलेटेड होगा इन जनरल इतनी बड़ी सर आप स्टेटमेंट ब्रेकिंग के तौर पर ना गए कि अब पाकिस्तान के पास सॉवरन गारंटी नहीं इशू कर सकते हैं। आपने आईएमएफ के नुमाइंदे को लाके हमारी खजाने की चाबी स्टेट बैंक की दे दी है। आइसोलेटेड इशू होगा जो है, आप जरा इसको चेक कर लीजिए। अच्छा मैं चेक करता हूं उतनी देर में चेक करता हूं। शौकत बसरा साहब मुझे बताएं, ये तो बड़ी संगीन सिचुएशन है, ये ओपनली सर्कल्स के अंदर डिस्कशन हो रही है कि यार इन लोगों से तो, ऑनेस्ट लोगों से तो करप्ट लोग अच्छे थे, उनके दौर में कम से कम सस्ताई तो थी। ये तो पूरा फैब्रिक ऑफ सोसाइटी बिगाड़ के रख दिया, यानी करप्शन जो थी वो ऑनेस्टी से बेहतर हो गई। ये कौन सा असूल है, ये मुझे बताएं। बदकिस्मती हमारी ये है कि जब हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी इकोनॉमी जैसे सेंसिटिव इशू पे सियासत करने लग जाएगी, वहां भी आप पॉलिटिक्स ले आएंगे। और उसका मसला ये रहा है, इश्तियाक बेग साहब मेरे भाई हैं, प्रॉब्लम ये रहा है कि पाकिस्तान में जो हुक्मरान रहे वो खुद अरबपति और खरबपतियों टैक्स देते थे 5000। अभी मैं थोड़ा सा फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करूंगा। जरा मेरी गुजारिश ये है
आप एक और हमने कल प्रोग्राम एक बड़ा लॉन्च किया है, वो भी जरा ले ले अली नासर भाई, कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसके तहत लार्जेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, लार्जेस्ट स्कॉलरशिप सालाना जी, सालाना की शरह से आइंदा 4 वर्ष में 2 लाख तालीमी वज़ाइफ दिए जाएंगे। अच्छा, आप ये अभी कह रहे थे इकोनॉमी के हवाले से, चंद माह में पाकिस्तान के बाजारे 23% बेहतरी आई है। इंडेक्स 4 मरतबा में पहली मरतबा 4 माह में पहली मरतबा 35,000 पॉइंट से आगे निकल गई है। अब मुझे नहीं समझ आती कि वो कह रहे हैं ये पैमाना ही नहीं है, ये समझते ये अरे वो कह रहे हैं ये पैमाना ही नहीं है, वो कह रहे हैं पैमाना महंगाई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, वो कह रहे पैमाना। अली भाई मेरी पहले बात सुन ले जी, अली भाई मेरी पहले बात सुन ले। मैं अपने भाई की तनकीद को वेलकम करता अगर ये कहते कि हम इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके गए हैं, हाँ हमने चोरियां मारी हैं, हमने डाके मारे। मेरा भाई सिर्फ एक बात का जवाब दे दे, अगर आपकी हुकूमत बहुत अच्छा डिलीवर कर रही थी, लोगों को रोजगार दे रही, तो बताएं पाकिस्तान 32,000 अरब के कर्जों में किस तरह डूब गया, हर इदारे का बेड़ा बयानियां आ रहा है, खाता था तो लगाता भी था ना, मकरूज कैसे हो गया। एक मिनट अली भाई, 1 मिनट। और कौन सी वो गीदड़ सिंह और रॉकेट साइंस है कि वो 3 खानदान या 4 खानदान या और कारोबार जो टैक्स चोरी कर रहे थे, जो माफिया से मुल्क के अंदर, वो गरीब नहीं हुए, वो अमीर से अमीरतर होते गए, उनके अरबों और खरबों रुपए की जायदादें बन गई। तो गुजारिश मेरी ये है, हम फिर कह रहे हैं कि हमारी हर मुमकिन कोशिश है, हमारे लिए चैलेंज है, हम हुकूमत है, हमने पिछली हुकूमतों का गंद साफ करना है, क्योंकि हमें इस माफियाज के खिलाफ वोट मिला है। अभी आपने एक बड़ा अच्छा फिक्रा कहा था मियां साहब के मुतालिक और उन लोगों के मुतालिक, पता क्या कहा जाता था, हाँ भाई अगर वो माल खा रहा है, लूट रहा है, तो लगा भी तो रहा है ना, कहां लगा रहा है, मोटरवे पे लगा रहा है और उसमें कमीशन खा रहा है। आप लगा रहे हो 56 जाली कंपनियां बनाते हो, उन पे कमीशन खा रहे हो, तो अवाम ने तो गरीब होना था। मुझे सिर्फ ये बता दे मेरे भाई कि 32,000 अरब किधर गया। तो मेरे भाई हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो तारीख में पहली बार हुकूमत में आए हैं और 14 महीने उनको आए हुए हैं, तो हम फौरी तौर पे कहें कि हम, और हाँ मैं फिर कह रहा हूं, हमें खाने पीने वाली चीजें, आम जरूरत जिंदगी, उनकी चीजें नीचे लानी है। और दूसरी बात, ये पेट्रोल की बात कर रहे थे, इनसे पूछेंगे पाकिस्तान की तारीख का सबसे सस्ता पेट्रोल पिछले दौर में हुआ था तो कितना दिया जा रहा था। आज अगर हमने पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं तो हमें तो बाहर से जो मिलना है उसके ऊपर परसेंटेज दे के हम लोग वो मार्केट में दे रहे हैं। इनके बावजूद हम इनकी तनकीद को वेलकम करते हैं, लेकिन इनसे एक गुजारिश करेंगे कि आप खुदारा बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जो होता है वो सियासतदान नहीं होता। बिजनेसमैन जब सियासतदान बन जाता है तो उसी वक्त खिलवाड़ होता है। इसलिए हुआ है कि शरीफ खानदान एक कारोबारी खानदान था, उन्होंने अपनी दिहाड़ियां लगाई, अपने साथ वालों की दिहाड़ियां लगवाई, टैक्स चोरी किया और माफियाज के हाथ में सारा माल दे दिया। इसी को हम दुरुस्त कर रहे हैं। चले मैं पूछता हूं बेग साहब, और हमारे बेग साहब इन्होंने आपका आईनी हक सियासत करने का छीन लिया है। अली साहब, बेग साहब आपका आईनी हक छीन लिया है इन्होंने सियासत करने का। ये कह रहे हैं आप कारोबारी लोग जो हैं सियासत नहीं करें, ये सिर्फ जागीरदार कर सकते हैं। अली, बिजनेसमैन जो होता है वो उस पार्टी को पसंद करता है, वो किसी पार्टी से नहीं, उस पार्टी को पसंद करता है कि जो बिजनेस फ्रेंडली जो है वो सियासी जमात होती है। और इसके अंदर ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक बिजनेस फ्रेंडली जो थी वो एक पार्टी थी, और जिसने के ज़माने में बिजनेस जो है वो बहुत ही लोगों ने मतलब फूले और उसके अंदर तरक्की हुई है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर देखिए सर कौन सी कोई दूध शहद की नहरें बह रही थी, आपकी कारकर्दगी भी खराब थी, इनकी खराब तर होगी लेकिन आपकी भी खराब थी। ये तो आपने एडमिट किया ना कि इनकी खराब तर है। अब आ जाइए अली साहब, अगर तमाम हालात इतने अच्छे थे जितना मेरे भाई जो हैं शौकत साहब बतला रहे हैं, तो फिर बिजनेसमैन जो थे वो आर्मी चीफ के पास नहीं जाते शिकायतों का अंबार लेते हुए। गाड़ी खराब करके चाबी पीटीआई को दे दी, अब आप कह रहे हैं गाड़ी खराब। इनका कहना ये है आपने गाड़ी खराब करके पीटीआई को दे दी। बैठने का शौक था, गाड़ी चलाने का शौक था, पहले आप गाड़ी को किसी मैकेनिक से मईशत दां से चेक करवा लेते, उसके बाद उसका चार्ज लेते या उस गाड़ी के कंट्रोल पे बैठते। गाड़ी जब हमें मिली ना उसमें इंजन था, ना उसमें शॉक्स थे, ना उसका, सिर्फ हमें खोखा आपने दिया। हमें क्या पता था कि किस किस तरीके से आपने खिलवाड़ किया है, किस किस तरीके से मुल्क की इकोनॉमी को लूटा है, किस तरह आपने कमीशन कहां से खाए। हमें तो एक खोखा मिला था, उसके अंदर कोई पुर्जा नहीं था, कोई उसके अंदर स्टीयरिंग भी नहीं था।
अब हम उस स्टीयरिंग को ठीक करके उस गाड़ी को हम रवा दवा करने लगे मोटरवे पे, आप हमारा साथ दीजिए। आप और ये मोटरवे भी उसका बनाया हुआ है जहां पे गाड़ी आप रवा दवा कर रहे हैं। ये मोटरवे भी जो है मियां शरीफ साहब का जो है तोहफा है। अब देखिए, अगर हर तमाम चीजें सही थी, मिश्रा साहब ये कह रहे हैं, बात कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तानी ये तमाम ताजिर हजरात जो थे, पाकिस्तानी जितने बिजनेसमैन थे, तिजारत के लोग थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये शिकायतें लेके क्यों गए फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास कि सर हम तो तबाह और बर्बाद हो गए हैं, मतलब बिजनेस जो है वो टोटल कोलैप्स हो गया है। दूसरी बात शौकत साहब ने कहा है लोन लेने की, आपने एक साल में 16 अरब डॉलर जो है वो लोन लिया है और नून की हुकूमत ने 5 साल में 25 अरब डॉलर लिया था, जिसमें से 12,000 मेगावाट जो है वो बिजली फराम की गई है इसके अंदर। तो शौकत बसरा साहब ने थोड़ी ली थी, वो तो कह रहे हैं ना कि इसलाह करना चाह रहे हैं, हुकूमत इसलाह करना चाह रही है, उन्होंने कोई जाती तौर पे थोड़ी ली है। सर ये मुझे बतला दें कि 16 अरब डॉलर जो लिए हैं अली साहब, तो भाई जब आए 3 अरब डॉलर लिए हैं सऊदीया से, 3 अरब डॉलर लिए हैं, ये तो हर हुकूमत कहती है। आपने भी तो 1.5 अरब डॉलर लिए थे, हमें बताया नहीं किस चीज के लिए थे। आपने भी तो दिए थे 1.5 अरब डॉलर, आज तक पता ही नहीं लिया किस चीज के लिए थे। देखिए टोटल 16 अरब डॉलर जो है वो पीटीआई की हुकूमत अभी तक ले चुकी है, जिसमें सऊदीया से 3 बिलियन आपने लिए, 3 बिलियन यूएई से लिए, 3 बिलियन आपने कतर से लिए, 2 बिलियन आपने जो थे वो चाइना से लिए। ये सब कुछ अगर आप कर लेते हैं और डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल मिला 16 अरब में। मुझे अली सिर्फ एक शौकत भाई से कहें कि मुझे प्रोजेक्ट बतला दें जो आपने लगाया हो जिससे मुल्क की तरक्की हुई हो, एक प्रोजेक्ट मुझे बतला दें। ये शौकत साहब ही बताएंगे, इसको मैं काउंटर नहीं कर सकता। जी शौकत साहब, कौन सा मंसूबा लगाया आपने? आप जंगला बस आप पहली बात इस बात का जवाब देने से पहले मैं मिर्जा साहब से ये कहूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जिस दिन हमें मुल्क मिला था, थोड़ा सा मुझे एक बात बता दें कि उस दिन आपने कहा आपने कर्जे क्यों लिए? हमने कर्ज उतारने के लिए कर्जे लिए। और दूसरी बात आपने ये कहा मुल्क डिफॉल्ट करने वाला था, मुल्क को दिवालिया डिक्लेयर किया जाने वाला था, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे, खजाना खाली था। अगर जिन ममालिक का आपने अभी जिक्र किया है ये हमारी मदद को ना आते, ये क्योंकि उनका तो एजेंडा ये था जो पिछले 10 साल करके गए थे कि उनको पता था हमने आइंदा नहीं आना, उन्होंने अपनी भी दिहाड़ियां लगाई, अपने यारों बेलियों को भी माल कमाया, उनके भी बैंक अकाउंट बनाए, लंदन में, सऊदी अरेबिया में, कतर में, पता नहीं कहां कहां उनकी कंपनी शौकत बसरा साहब ये कह रहे हैं कि लुट पे आ गई थी। मुझे प्रोजेक्ट तो जिन लोगों ने 16 अरब डॉलर में प्रोजेक्ट लगा है सर, वो तो ये था लूट से लगा दी थी। वो था आज इन लोगों को छोड़ने का फैसला तो नहीं हो जाएगा? वो था लुटो और फुटो प्रोग्राम। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। प्रोग्राम था तो आज जेलों में पड़े हैं ना भाई। तो नहीं, वो 3 लफ्ज क्या कभी हम सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, इस बारे में कंफर्मेशन लेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। बैक आफ्टर द ब्रेक। डायरेक्ट जनाब बेग साहब आपकी जानिब। बात यह, ब्रेक पे जाने से पहले शौकत बसरा साहब ने कहा आपकी पॉलिसी थी लुट्टो और फुट्टो, ये उनका कहना है। लेकिन बात यह है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि शायद अब रिलैक्स और रिलीफ की बातें हो रही हैं, अंदरूने खाना सिलसिले कुछ और चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब बार बार जाके शेरवानी का माप देकर आ रहे हैं, फिर फोन करके टेलर को बोल रहे हैं नहीं आज नहीं सीनी, परसों सीना, तरसों सीना, अगले हफ्ते सीना। भाई ये क्या चक्कर चल रहा है? सामने आप दिखा रहे हैं महाजराई, अंदरूने खाना कुछ बात और है। हकीकत बता दें, ये WWE का मैच कराने का मुझे मजा नहीं आता, अंदर की बात बताएं क्या है? अली साहब देखिए, आपको जो कह रहे हैं कि लूटो और फूटो, कौन आदमी फूटा है वो आप मुझे शौकत भाई से कहें कि जरा नाम बतला दें। मियां नवाज शरीफ आप जाने के लिए तड़प रहे हैं, आए इसाकदार साहब पाकिस्तान आए, गोले वाला, पापड़ वाला, टीटी वाला, वो आपको मालूम है कि कितनी ज्यादा तबीयत खराब थी और मेरे ख्याल से लोगों ने उनसे कहा कि नहीं इस वक्त आपकी वाइफ को जरूरत है, बेगम साहबा को आप रुकें, मगर वो यहाँ पे आए और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और कोर्ट्स जो थे जो उनके फैसले किए थे उसको उन्होंने तस्लीम किया। देखिए हम कोई आदमी भी अगेंस्ट नहीं है, आप अकाउंटेबिलिटी करें मगर सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी मत करें। आपने अगर नैब को सिर्फ सियासी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो चीज जो है भैया अखाड़ा आपने सामने रखा हुआ है। हकीकी बात यह है कि फजलुर रहमान साहब को अकेला छोड़कर इमरान साहब रोजाना तकरीर में ये कहते हैं कि जी मैं जो है एनआरओ नहीं दूंगा, मगर खुदारा एक दिन वो नाम तो बतला देना कि एनआरओ कौन, मांग कौन रहा है। मतलब
एनआरओ हमेशा सर आज ये तक कहते हैं, अब तो ये भी कह शौकत दिया बसरा गया- साहब भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि जनाब मॉडल टाउन का केस रजिस्टर क्यों नहीं हुआ, उसके की सस्पेक्ट क्यों नहीं आए, एनआरओ दिया या नहीं दिया, अंदरूने खाना कोई ना कोई चक्करबाजी तो चल रही है ना। दूसरी चीज जिसकी जो है, हाजिरी के लिए जा रहे हैं उसमें नहीं, किसी देखिए, और चीज में देखिए, पकड़े जा रहे हैं, फिर बाद में दीजिएगा। छोड़े जा रहे आप हैं। मिनट दुनिया दीजिएगा। में जा रहे हैं और एक चीज का अली नारा भाई, लगा एक रहे मिनट हैं कि दीजिएगा। पाकिस्तान में सब लोग करप्ट हैं, सियासतदान करप्ट हैं, बिजनेसमैन करप्ट हैं। चाइना में आप गए, आपने कहा कि ये मुझे ज्यादा दो, बिलावल साहब 500 आदमियों को मैं हैंग करना बिलावल चाहता साहब भी हूं। बीच मझधार फजलुर रहमान साहब को छोड़ के चले गए, कोई बात तो चल रही है ना, कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी और है। देखिए आज मैं वो भी मौलाना आपको साहब का मैं बताता हूं आपको। अली भाई मुझे मौका दे, मैं बताता हूं। जी बता लें आप। मैं जी इस्लामाबाद में बैठा हूं। पहली बात तो मिर्जा साहब से बड़े हाथ बांध के, बड़ी मादरत के साथ, अभी तक मिर्जा साहब जितने भी केसेस चल रहे हैं ना दोनों पार्टियों के खिलाफ, इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हैं। अभी तो तहरीक इंसाफ का तो कोई लेना देना इन केसेस के साथ, नंबर 1। नंबर 2, चेयरमैन नैब किसने लगाया? इन दोनों पार्टियों ने लगाया। आज वो दोनों अंदर पड़े हैं, उनकी क़ियादतें भी अंदर पड़ी हैं। नंबर 3, मुझे बात बताइए कि हमारा क्या लेना देना इन बातों से, जब चेयरमैन नैब आपके लगाए हुए उस वक्त बिल्कुल वो पाक साफ थे, फरिश्ते थे, आज आपको अच्छे नहीं लग रहे। मुकदमा सारे के सारे। शौकत बसरा साहब, मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? उस पर बनाया गया जो भी आपने सिलसिला था, उसने क्या रिपोर्ट दी है? आप क्यों उस सिलसिले में आगे नहीं चल रहे? उसमें अली भाई ये सूरत हाल है, उसमें केस अदालत में है, मुकदमा अदालत में चल रहा है। आप अगर किसी भी दोस्त को ले ले, नहीं उसकी तहकीकी टीम के जो को आपको बताएंगे सर, तहकीकी टीम के जो फाइंडिंग्स होगी ना, उसकी बुनियाद पे एग्जेक्टिव एक्शन होगा। सारी चीज अदालत पे ना डालें। एग्जेक्टिव एक्शन वो चीज होती है कि कोई बकरी चोरी के ऊपर भी किसी को बंद किया जा सकता है। मैं वैसे बता रहा हूं जी। मेरी गुजारिश सुन ले। हमारा फर्ज था कि हमने इनको ऑफर किया कि हम एक नई जीआईटी बना देते हैं। उन्होंने कहा ये हमारा केस कोर्ट में हमारा केस है, उसको हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं, हम उसमें अपने गवाह लगवा रहे हैं, उसमें पता चल जाएगा। और दूसरी बात आपने कहा क्या हो रहा है, तो ये गुजारिश ये है मियाँ साहब, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि सेहत और बीमारी, जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला जरदारी साहब को भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी, और लोग जितने भी बीमार हैं सबको अल्लाह ताला सेहत दे। और मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे मुस्लिम लीग नून में, जो मुस्लिम लीग नून में मेरे दोस्त हैं या जो मेरे जराए हैं, वो तो ये बता रहे हैं कि 8-10 दिन में मियाँ साहब का इलाज के लिए वो कह रहे हैं कि वो डॉक्टर जो है, जो बाहर वाले हैं, उनसे इलाज करवाएंगे, और वो इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, और उनका पैकिंग वैकिंग भी शुरू है। मैंने सुना तीमारदारी के लिए भी लोग साथ जा रहे हैं, डेट्स भी मैंने सुना तीमारदारी के लिए भी लोग वो जाहिर है वो तो जाहिर क्या, फिर तो आगे आएगा ना, फिर तो कोई बात है ना, फिर तो कोई बात है। बता दें नहीं। देखिए बात का, मैं फिर कह रहा हूं, इस बात का डील से कोई तल्लक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आपको कहा था, हुकूमत तो क्या मेरी जान भी चली जाए, किसी का एनआरओ नहीं दूंगा, किससे डील नहीं करूंगा। बिलावल साहब क्यों छोड़ के चले गए? वो बेचारे फजलुर रहमान साहब खड़े देखते रह गए क्या हुआ, वहां से चले गए बिलावल साहब। वो तो ये तो मफादात का टोला था। सुने ये आप लोगों की गलत फहमी है। ये तमाम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। इन्होंने 5-6, जब से हुकूमत हमारी आई है, 4-5 वारदातें डाली। कभी डॉन लीक्स हो गया, कभी जजेस के खिलाफ लॉन्ग मार्च हो गया, कभी जजेस की वीडियो आ गई। ये आखिरी हमला है, और जो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि मौलाना साहब, सर्दी काफी है और वैसे भी बड़े सियाने आदमी हैं, वो वापस जा रहे हैं, 2 दिन के अंदर अंदर वो वापस चले जाएंगे। लेकिन ये तमाम लोगों की इकट्ठी वारदात थी। वारदात ये थी कि दोबारा हम जत्था लेकर वहां जाए। ये किसने कहा? खुद एतजाज अहसन साहब ने, जो हमारे समझता हूं तमाम पार्टियां उनको फॉलो करती हैं, बहुत दानिश्वर आदमी है, सियासतदान भी है। उन्होंने कहा इस तरह नहीं होता कि आप एक जत्था लेके चले जाए, ततारी लश्कर वहां पे ले जाए और उनके जरिए आप हमला कर दें जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस पे। ये बाकायदा प्लानिंग के साथ आए थे। शौकत भाई से ये पूछें, क्या यही चीज जो थी, तारीख पहले नहीं दोहराई गई थी? क्या इमरान खान साहब जो थे वो 15,000 लोगों को ले जाके उन्होंने पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक नहीं किया था? और उस वक्त जब चाइना का प्रेसिडेंट आना चाहिए था, उसकी विजिट जो थी वो कैंसिल हो गई थी। उस वक्त ये तमाम चीजें जो थी वो हलाल थी, आज ये तमाम चीजें जो हैं वो हराम हो गई हैं। मतलब तो ये देखिए, आज ये आजादी मार्च जो है कभी कामयाब नहीं होता
अगर लोग जो थे वो महंगाई से तंग नहीं आते। नहीं, मैंने तो आप- सुना है आप लोगों ने भी हाथ हटा लिए है, मौलाना फजलुर रहमान साहब अकेले रह गए, नॉन ने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली, ऐसा मैंने सुना नहीं, है। देखिए, strategy बल्कि शहबाज change- शरीफ साहब तो पहले दिन से ही इसके फेवर में नहीं थे, वो तो बार बार जाके शेरवानी का साइज दे रहे थे, कभी अली बाजू साहब, का साइज दे रहे थे, देखिए, कभी एक पार्टी में मुख्तलिफ राय होती हैं। पॉसिबल है वो इस फेवर में नहीं हो कि मुल्क को इस वक्त जो है कोई आज़ादी मार्च में हिस्सा लिया जाए, बट ओवरऑल जो डिसीजन होता है वो मेजॉरिटी से वो होता है, और मेजॉरिटी ने बाद में इसको सपोर्ट किया है। मतलब जो कुछ सपोर्ट कर सकते थे, आपको देखा है सिंध से कितना बड़ा काफिला जो था वो मौलाना साहब के साथ यहाँ पे उसने अकम्पनी किया। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। शौकत बसरा साहब मिर्जा की जो है ना वो इमरान खान साहब से बराह रास्त बात है। मैं इनको बता दूं, वैसे तो इमरान खान साहब भी प्रोग्राम देख रहे होंगे वजीर आजम पाकिस्तान, लेकिन शौकत बसरा साहब जरा देखना, आप उनको जाकर बताना शहबाज शरीफ साहब की प्लानिंग पक्की है, 6-7 सीटों का गेम है, बड़ी एहतियात से खेलना। प्लीज अवाम को रिलीफ दे दो शौकत बसरा साहब, प्लीज दे दो। ये आप बड़ी अच्छी बाद न्यूज़ में दे रहे मत हैं पछताना कि अली नासिर ने नहीं बताया था, क्योंकि पहली बार ये महसूस हो रहा है कि पंजाब विदाउट चीफ मिनिस्टर देखिए अली भाई कोई काम पंजाब में नहीं हुआ अली है। नासिर भाई, शौकत आप ये साहब की कह बात रहे तो हैं सुन लें, शौकत कि साहब। पहले कम लूटा गया, जो कसर रह गई है जो बाद में लूटना है। आपको याद है कंटेनर पे खड़े होकर क्या कह रहे थे, और मुझे 6 महीने दे दो। मैं हाँ। भाई आपको तो 4-4 बारियां दी है, आप कह रहे थे 6 महीने दे दो, नाम बदल देना। ये इनका तरीका वारदात है। अली किसी को साहब, बताया है कि शौकत मुझे साहब 6 महीने को दे एक- दो। एक काम को यानी मैं दिल में appreciate उमंग करना तो है चाहता ना, हूं। दिल में ख्वाहिश है। शौकत साहब को आदमी appreciate अगर करना कहता है कि चाहता मैं हूं, दूसरी एक शादी चीज जरूर करना admit चाहता हूं, करूंगा इसका मतलब उसने कर ली है। 5 इसी साल नोट इंतजार पर हम करें। आगे काम चलते हुआ हैं। है, प्रोग्राम अली साहब खत्म हो इंतजार गया। करें। अच्छा आदमी काम अगर ये हुआ है, कह दे कि मैंने कारखाने दूसरी बंद हो शादी गए करनी है, हैं अब उसने और कर ली लंगर है। खाने हमारे खुल नाज़रीन, गए हैं। मैं क्रेडिट ये देता हूं